हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और आफ्टर दिस लेक्चर बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो चुकी होगी। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो बच्चों मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। तो लेक्चर नंबर 14 को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 13 में अपने क्या पढ़ा था? रैखिक क्या पढ़ रहे थे कि कंप्लीट नहीं होना भाई अपन पास। रैखिक समीकरण निकायों के हल, रैखिक समीकरण निकायों के हल ये अपन पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। और इसमें कितने विधि थी हल करने की? 2 विधि थी, पहली स्थानिक विधि और दूसरी आव्यूह विधि। और बच्चों स्थानिक विधि तो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 13 में। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों आव्यूह विधि, ठीक है बच्चों। आव्यूह विधि को अपन बोल सकते हैं गॉस जॉर्डन मेथड भी अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेकंड मेथड टू सॉल्व रैखिक समीकरण निकायों के हल, और वो कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड। बच्चों देखो आरबीसी में जब तक आपसे पूछा ना जाए कि इस समीकरण को मैट्रिक्स विधि से हल करो या स्थानिक विधि से हल करो। स्थानिक विधि को अपन क्रेमर नियम भी बोलते हैं, तो क्रेमर नियम से हल करो या गॉस जॉर्डन मेथड से हल करो। तो जब आपसे बोला जाए तभी आपको अलग अलग मेथड से करने हैं। क्रेमर से पूछा जाए तो क्रेमर से ही करना, गॉस जॉर्डन से पूछा तो गॉस जॉर्डन से ही करना है। किसी से भी नहीं पूछा तो किसी से भी आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैट्रिक्स मेथड आज अपन लगाएंगे। तो बच्चों रैखिक अवकल समीकरण ये किसमें लगते हैं? केवल 3 चर और 3 रैखिक अवकल, मतलब 3 समीकरणों में ना, 3 चरों और 3 समीकरणों में। तो लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यही है बच्चों। मुझे इसको आव्यूह से करना है। तो बच्चों क्रेमर नियम में तो अपन क्या करते थे? x, y और z के गुणांकों को सारणिक में लिखते थे, लेकिन यहां अपन क्या करेंगे? आव्यूह में लिखेंगे x, y और z के गुणांकों को। तो आव्यूह में लिखेंगे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ठीक है बच्चों। ये आव्यूह होगा कितने बाई कितने का? 3/3 का। ऐसे ही फिर जो x, y, z के जो वैल्यू है उनको अपन भी एक आव्यूह में लिखेंगे। ये लिख दिया एक आव्यूह x, y, z। इस आव्यूह का ऑर्डर करना है 3/1 का, 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है, इक्वल टू अचर पद जो है बच्चों उनको भी अपन एक आव्यूह में अरेंज कर देंगे d1, d2, d3 इन सच ए फैशन। इस प्रकार के फैशन में अपन ने इसको अरेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों इससे मैंने ये बनाया है तो इससे ये बनना चाहिए। बच्चों जब अपन ये दोनों को गुना करेंगे तो इससे एक आव्यूह बनेगा। वो कितने बाई कितने का आव्यूह बनेगा? ये बनेगा, देखो 3 का अनुकूल स्थिति हो गई, गुणन करने की अनुकूल स्थिति क्या बचा? 3 × 1। तो ये 3/1 का क्या बनेगा? एक आव्यूह बनेगा जिसमें अवयव कितने आएंगे? 3 अवयव आएंगे एक स्तंभ में, ठीक है बच्चों। तो पहले अवयव क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z, यही होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2z। तीसरा क्या जाएगा बच्चों? a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये जाएगा बच्चों। इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये d1, d2 और d3 की, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका ऑर्डर भी कितना है? 3/1 का, इसका ऑर्डर भी 3/1 का है, दोनों समान है। तो इसका मतलब इनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। तो ये वैल्यू होगी बराबर इसके, तो ये वैल्यू बराबर इसके, फिर ये वैल्यू बराबर d2 के, ये वैल्यू बराबर d3 के। तो बच्चों देखो इस यदि आपको समीकरण ऐसे फैशन में दिया हुआ है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो आव्यूह में। यदि आव्यूह में दिया हो तो आप इसको इस फैशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो फिर बच्चों अपन जानते हैं कि ये सब क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। कितने प्लेन? P1,
C2 और C3 तीन प्लेन की इक्वेशन है। और बच्चों इसको मैंने क्या बोलूंगा, इस पूरे आव्यूह को तो मैं बोल दूंगा A, इसको मैं बोल दूंगा मैं X और इसको बोल दूंगा मैं B। तो ये हो जाएगा AX = B, जहां A क्या है, x y z के गुणांकों से निर्मित आव्यूह। x क्या है, अचर जो भी चार वेरिएबल है, तीन चार वेरिएबल है x y z, जिनको एक स्तंभ में लिखता है, स्तंभ में अरेंज करके एक बनी आव्यूह, वो है x। b क्या है, उनके अचरों से निर्मित एक आव्यूह, कैपिटल B। आगे बच्चों चलो अब मुझे इसको हल करना है। क्या करना है बच्चों, ये हल। बच्चों देखो ज्यामिति तो अपन जानते हैं, तीन समतल की ज्यामिति, यानी हल का मतलब होता है कि कितने पॉइंट्स कॉमन है। बच्चों यदि एक ही पॉइंट्स कॉमन है तो उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। कैसी ज्यामिति बनती है वो मैं आपको बता चुका पहले, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन इसको हल करेंगे। तो बच्चों जैसे मैंने क्रेमर नियम में बताया था उसी प्रकार आव्यूह नियम में चलेगा। तो सबसे पहले मैं क्रेमर नियम को एक बार रिपीट कर देता हूँ, आफ्टर दैट आई विल कम टू मैट्रिक्स मेथड, ठीक है बच्चों। तो पहले मैं क्रेमर नियम को हल कर देता हूँ। क्रेमर नियम से बच्चों क्या करते थे अपन, क्रेमर नियम को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेमर नियम में पहले मुझे डेल्टा निकालना था, फिर डेल्टा 1 निकालना है, डेल्टा 2 निकालना है, डेल्टा 3 निकालना है, ऐसे निकालते थे डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। फिर बच्चों अपन ने इसका डेरिवेशन किया। डेरिवेशन में मैंने प्राप्त किया कि डेल्टा x = डेल्टा 1 आता है, डेल्टा y = डेल्टा 2 आता है और डेल्टा z = डेल्टा 3 आता है। आगे बच्चों ये डेरिवेशन अपन कर चुके हैं। अब बच्चों देखो मैंने क्या बोला आपको कि डेल्टा ये डिसाइड करेगा कि आपके हल कितने आएंगे। तो डेल्टा की वैल्यू यदि 0 आती है, 0 नहीं आती है, और एक बार डेल्टा की वैल्यू 0 आती है। जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आती है तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तब तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों समतल में कॉमन है, और फिर एक ही पॉइंट होगा तो एक पॉइंट के तीन वेरिएबल होंगे x y z, है ना बच्चों। कैसे निकालेंगे x का मान, तो x का मान निकालेंगे यहां से डेल्टा 1 बटे डेल्टा, बस सिंपल। y का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 बटे डेल्टा, z का मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा 3 बटे डेल्टा। खत्म, कहानी ये हो गया क्रेमर नियम। आगे बच्चों चलो, लेकिन जब बच्चों डेल्टा का मान 0 आ गया तब दो केस होंगे। दो केस कौन से, जब डेल्टा का मान 0 होगा तो फिर अपन देखेंगे डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की तरफ भी देखेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। बच्चों यदि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई अशून्य हो गया, कोई भी अशून्य हो गया, कोई भी एक अशून्य हो गया, एटलीस्ट कोई भी एक अशून्य हो गया, तो बच्चों कोई भी एक अशून्य हो गया, इसका मतलब जैसे मैंने माना डेल्टा 3 अशून्य हो गया, डेल्टा 3 की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, अशून्य हो गया। तो देखो बच्चों जो फॉर्मूला है आपके पास ये, तो डेल्टा z = डेल्टा 3 यही आएगा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 × z = डेल्टा 3, और 0 को z से बनाने के 0 = डेल्टा 3। अब बच्चों देखो 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर 0, तो इसका मतलब ये ट्रू है। लेकिन 0 बराबर नॉट इक्वल टू 0, देखो डेल्टा 3 क्या है, डेल्टा 3 की वैल्यू 0 नहीं है मेरे बच्चों। तो जब डेल्टा 3 की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये गलत है, गणित के सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जब गणित के सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा, ठीक है बच्चों। नो सॉल्यूशन, इसमें क्या जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जब ये नो सॉल्यूशन होगा तो अपन को ज्यामिति भी नहीं बनेगी इसकी। आप सोचते हो ज्यामिति भी नहीं बनेगी इसकी, कोई ज्यामिति नहीं बनेगी इस वाले केस में, कोई ज्यामिति बनेगी नहीं। जब गणित का नियम ही उल्लंघन हो गया तो कौन सी ज्योमेट्रिक बनेगी, ऑलरेडी में पढ़ो बच्चों, तो ये केस। लेकिन बच्चों जब डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों ही 0 हो गए, तीनों ही क्या हो गए, 0 हो गए, तो बच्चों जब तीनों ही 0 हो गए तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 को जब अपन ऐसे बटे में ले आएंगे तो 0 बटे 0 अनिर्धारी रूप बन जाएगा,
और अनिर्धारित रूप को अपन सीधा नहीं बोल सकते कि ये परिभाषित है या अपरिभाषित है, उसके लिए फिर अपन को चेक करना ही पड़ेगा। वो परिभाषित भी हो सकता है, वो अपरिभाषित भी हो सकता है, परिभाषित भी हो सकता है और अपरिभाषित भी हो सकता है। परिभाषित का मतलब यानी अनंत हल आएंगे, अनंत हल भी आ सकते हैं और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये भी आ सकता है। लेकिन ज्यामिति तो बनेगी अनंत हल और कोई हल नहीं। अनंत हल इसमें कब आएंगे, इस वाले केस में अनंत हल कब आते हैं, तो ज्यामिति यदि मैं बनाऊं तो बच्चों जब दो समतल संपाती हो और तीसरा इसको कट करे एक लाइन में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अनंत हल। ठीक है, ये वाला केस अनंत हल का है। दूसरा केस बोलो बच्चों, जब तीनों ही समतल संपाती हो जाए, तब तीनों ही समतल क्या हो जाए, संपाती हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे अनंत हल। ठीक है बच्चों। तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस क्या, कि जब तीन समतल क्या हो जाए एक लाइन में कट करे, तीन समतल कट, एक समतल ये रहा, एक समतल ये रहा और एक समतल ये रहा। ये तीन समतल बच्चों, ठीक है, P1, P2 और P3। जब तीनों एक लाइन में कट करे तब क्या हो जाएगा, ये एक लाइन में कट कर दे, तब तो अनंत हल होंगे। ठीक है, और तो अनंत हल के तीन केस हो गए। कोई हल नहीं दिख तो रहा है ना तुम लोग, नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चों, कोई हल नहीं होगा जब पहली ज्यामिति क्या बनेगी, तीनों पैरेलल हो जाए, तीनों क्या हो जाए पैरेलल हो जाए, तब भी कोई हल नहीं होगा। दूसरा दो संपाती हो जाए और तीसरा उसके पैरेलल हो जाए, ठीक है बच्चों, तब भी क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा। तीसरा क्या होगा, ये वाला केस, यानी दो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब दो समतल तो एक लाइन पे कट कर रहे हैं, लेकिन तीसरा समतल इस लाइन के क्या हो पैरेलल है। तो बच्चों ये दोनों केस तो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूं कि अपन को कैसे चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है अपन को, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P3 को लिख सकते हैं P3 इज इक्वल टू लैम्बडा P1 प्लस म्यू P2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे अपन चेक करेंगे, ठीक है, यानी इस वाली इक्वेशन को लैम्बडा से गुना करेंगे और इस वाली इक्वेशन को म्यू से गुना करेंगे। वापस से बता देता हूं एक बार, वंस अगेन रिपीट, कि जब भी आपको डेल्टा का मान 0 हो जाए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान 0 हो जाए, तो बच्चों उसके दो केस होंगे, और देखो ये हो जाएंगे तो अनंत हल और कोई हल नहीं, दो केस में अनंत हल और कोई हल नहीं। अब अनंत हल और कोई हल नहीं है बच्चों, अपन सीधा विवेक से देख सकते हैं, अपनी बुद्धि से देख सकते हैं कि वो पैरेलल है कि नहीं है, संपाती है कि नहीं है। यदि मान लो तीनों ही समतल ना तो पैरेलल है और ना कोइंसिडेंट है, ना संपाती है ना समांतर है, तब यह वाला केस होगा, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। यानी उस वाले केस में समतल क्या अनंत हल भी हो सकते हैं और कोई हल भी नहीं हो सकते। तो वो केस अपन कैसे चेक करेंगे उस वाली कंडीशन में, तो उस वाली कंडीशन में चेक करने के लिए देखो फैमिली ऑफ सर्कल की, सॉरी फैमिली ऑफ समतल की कंडीशन को लगाएंगे अपन। तो P3 को अपन लिख सकते हैं लैम्बडा P1 प्लस म्यू P2 बराबर 0। अब इसको अपन करेंगे कैसे, कि दिए गए जितने भी तीनों समीकरण है समतल के, पहले वाले समीकरण को किससे गुणा कर दो, लैम्बडा से गुणा कर दो, दूसरे वाले समीकरण को किससे गुणा कर दो, म्यू से, तो वो बराबर आएगा किसके, तीसरे के। तो देखो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, A1 लैम्बडा प्लस A2 म्यू ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, A3 के। ठीक है बच्चों, फिर B1 लैम्बडा प्लस B2 म्यू ये बराबर होना चाहिए किसके, B3 के। बच्चों जब अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वी गेट म्यू लैम्बडा और म्यू के मान निकाल लोगे अपन, ये दो इक्वेशन से निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, C1 लैम्बडा प्लस C2 म्यू इज इक्वल टू C3 में पुट करोगे किसमें, लैम्बडा और म्यू के मान। यदि ये LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, तब तो ये दोनों केस बनेंगे, या तो ये बन सकता है या फिर ये बन सकता है। नहीं आए तो ये केस बनेंगे नहीं, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। समझ आए बच्चों। अब ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, उसके लिए क्या चेक कराएंगे, ये लास्ट अचर पद,
तो इसमें तो क्या होगा बच्चों, d1 लैम्बडा प्लस d2 म्यू की वैल्यू d3 के बराबर आनी चाहिए, और इसमें क्या होगा, d1 लैम्बडा प्लस d2 म्यू नॉट इक्वल टू d3, इसमें d3 के बराबर नहीं आएगा। तो बच्चों ये तो था अपना क्रेमर नियम से एक्सप्लेनेशन ऐसे की ऐसे। अब इसी में मैं क्या लगा रहा हूं, आव्यूह विधि। बच्चों ये तो क्रेमर नियम हो गया, ठीक है। अब मुझे इन्हीं को, यानी ये सारे मान, यूनिक सॉल्यूशन, कोई भी एक अशून्य हो गया, मतलब ये सारे केस अपन वापस से पढ़ेंगे आव्यूह के लिए। अब आव्यूह के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, तो वो देखो, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, फिर ये इसमें एक अलग पैटर्न लगाएंगे, जो जो मिटाना है ना चलो मैं मिटा लूंगा, है ना। कोई हल विद्यमान नहीं, नो सॉल्यूशन, ज्योमेट्री ऐसे कैसे, अनंत हल, कोई हल नहीं, सेम ऐसे कैसे, बस ये लो। अब देखो सेम ऐसे कैसे, सेम करना है अपन को ना, बस कंडीशन क्या क्या चेंज करेंगे। अब बच्चों देखो यहां पे क्या है अपने पास, ax इजिकल टू b, यही आया बच्चों, आगे विधि से करना है अपन को। अब बच्चों यहाँ पे यदि अब हम लेंगे a का सारणिक लेंगे, a के सारणिक का मान यदि क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो यूनिक सॉल्यूशन, और a के सारणिक का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तब दिक्कत आई, ठीक है बच्चों। अब जब a के सारणिक का मान देखो, मतलब आव्यूह a के सारणिक का मान 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय होगा। अब बच्चों देखो, जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होता है तब उसका एक इनवर्स क्या होता है, अस्तित्व में होता है, अस्तित्व में होता है, ये मालूम है अपन को। तो बच्चों अपन अब जब यूनिक सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे अपन, कि दोनों पक्षों में a इनवर्स से प्री कैंसिलेशन रूल लगा देंगे। तो बच्चों क्या लेंगे, a इनवर्स a x इजिकल टू a इनवर्स b, बच्चों a इनवर्स a हो जाएगा i x इजिकल टू a इनवर्स b, यहाँ बच्चों i x इजिकल टू जाएगा x इजिकल टू a इनवर्स b। अब बच्चों देखो क्या करेंगे अपन, यूनिक सॉल्यूशन देखो x क्या है, x तो जाएगा x, y, z। और बच्चों यहाँ क्या होगा, जब भी आपको सारणिक a का मान 0 नहीं होगा तो आपको x, y, z के मान निकालने हैं आव्यूह विधि से। तो क्या करोगे आप बच्चों, जो आपको a हुआ है ना, ये a, इसका इनवर्स निकाल लोगे, कॉपी में इसका निकाल लोगे इनवर्स, इसका इनवर्स निकाल के उसको गुना कर दोगे किसके, b के साथ। तो यहाँ पे आपको पास एक आंसर आ जाएगा, जैसे क्या है a b c, ये बन जाएगा। तो सीधे सीधे बोलो x का मान कितना हो गया, a, y का मान b, z का मान c, खत्म कहानी। ये करना है अपन को जब आव्यूह विधि में सारणिक ऑफ a का मान 0 नहीं आता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, उस यूनिक सॉल्यूशन में x, y, z के मान निकालने हैं, तो ये आएंगे। अब बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, और सेम क्वेश्चन को जब मैं क्रेमर नियम से करूंगा और आव्यूह नियम से करूंगा तो दोनों के x, y, z के मान सेम आने चाहिए अद्वितीय हल के केस में, यानी यूनिक सॉल्यूशन के केस में। वहां अपन x, y, z के मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y का मान डेल्टा 2 बटे डेल्टा, z का मान डेल्टा 3 बटे डेल्टा। लेकिन इसमें आव्यूह में कैसे निकालना है, a इनवर्स निकाल के b से गुणन करके और दो संगत अवयवों, दो समान अवयवों के संगत अवयवों को बराबर करके। मेरे बच्चों समझ में आया? चलो अब हमको निकालना है ये भयानक वाला केस। अब इस भयानक वाले केस में बच्चों देखो क्या हो गया, सारणिक ऑफ a का मान कितना है, 0। तो उस केस में बच्चों मेरे को एक कंडीशन निकालनी है। क्या करूंगा मैं बच्चों, मैं क्या करूंगा, एडीजे ए से प्री कैंसिलेशन रूल लगा दूंगा इसमें, एडीजे ए से प्री कैंसिलेशन रूल। तो एडीजे ए एक्स इजिकल टू एडीजे ए इंटू बी, ये कर दिया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एडीजे ए इंटू ए को मैं लिखता हूं सारणिक ऑफ ए इंटू आई इंटू एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा एडीजे ए इंटू बी।
बच्चों सानिक ऑफ ए का मान क्या है इस वाले केस में 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 0 मतलब शून्य आयु है ना बच्चों, तो ये पूरा शून्य आयु हो जाएगा। शून्य आयु इज इक्वल टू एडीजे ए इंटू बी, ये केस हो गया बच्चों। जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये वैल्यू होगा। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों आपको कि आव्यूह विधि से जब भी आप करोगे x बराबर b में सानिक ऑफ a का मान यदि 0 आ गया है तो ये भी 0 होगा। 100% ट्रू है, 100% क्या है ट्रू है। इसका मतलब यदि सानिक ऑफ a का मान 0 आ गया और ये वाला मान 0 नहीं आया है, ये वाला मान 0 यानी ये वाला मान शून्य आव्यूह नहीं आया है। देखो जो ये आव्यूह है, ये आव्यूह है, तो आव्यूह का गुणनफल आव्यूह होता है। तो ये तो मान 0 मान है, लेकिन ये 0 शून्य आव्यूह मान नहीं है, शून्य आव्यूह। तो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जब सानिक ऑफ a का मान 0 आ गया और एडीजे इंटू बी का मान शून्य आव्यूह नहीं आया है, नहीं आया है, यानी एडीजे ए इंटू बी का मान शून्य नहीं आया है, नॉट इक्वल टू शून्य, दैट मीन्स ये गणित के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, गणित के नियम का उल्लंघन, गणित के नियम का उल्लंघन। और जब उल्लंघन की बात ही आ गई तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन और नो ज्योमेट्री, नो सॉल्यूशन नो ज्योमेट्री। कोई हल विद्यमान नहीं, नो सॉल्यूशन ज्योमेट्री नहीं। आगे में अपन बच्चों लेकिन बच्चों एडीजे ए इंटू बी का मान शून्य आ गया, तब क्या होगा, तब अनंत हल और कोई हल नहीं। ये दो केस बनेंगे। अनंत हल के कितने केस, ऐसे, कोई हल के ये ज्योमेट्री, ये वाला कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे। अब ये सेम हो गया बच्चों, समझ में आया बच्चों। तो आपको ये पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको भी दिक्कत आ रही होगी थोड़ी सी, जो क्योंकि पहले भी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो। अब अपन बढ़ेंगे, एक दो टॉपिक और रह गए, उसको पहले कवर करेंगे फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। बच्चों ठीक है, अनंत हल हो जाए, चले ओके चलो आओ बच्चों। अब अपन बात करेंगे किसके, रैखिक समघातीय, मतलब समघातीय रैखिक समीकरण निकालोगे। हाँ तो हेडिंग लगाओ बच्चों, नेक्स्ट समघातीय रैखिक समीकरण निकालोगे हल। समघातीय को बोलते हैं अपन इंग्लिश में होमोजीनियस इक्वेशन। तो जो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है बस, क्या होती है कि वो सभी प्लेन जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, 0 0 0, यानी उनके अचर मान 0 हो, अचर मान 0 हो गए, इसका मतलब P1 P2 P3 कहां से होकर गुजरेंगे, मूल बिंदु से होकर गुजरेंगे। अब बच्चों जब मुझे इसके हल ज्ञात करना है, हल क्या होता है, कॉमन पॉइंट, वो सभी कॉमन पॉइंट जो तीनों प्लेन पे लाइज कर रहे हो। तो बच्चों मूल बिंदु से होकर गुजर रहे थे, इसका मतलब एक हल तो डेफिनेटली हो गई होगा, क्या, मूल बिंदु। उसे अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे अपन उसको, ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलो अभी कंफ्यूज मत होना बच्चों, मैं बता रहा हूँ सब चीजें, 0 0 0 0 0 0। अब बच्चों देखो इसको अपन अच्छे से और समझते हैं। बच्चों जब भी आपको समघातीय रैखिक निकायों के हल पूछे, ठीक है, और उसमें आपको बोल दिया जाए कोई हल नहीं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि वो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, तो एक हल तो होगा ही होगा। तो बच्चों इस वाले केस में दो क्या होगा, बी के हल से निकालना है। तो बच्चों इस वाले केस में देखो अपन क्या करेंगे, वही सानिक ऑफ ए निकालो। सानिक ऑफ ए का मान 0 नहीं और सानिक ऑफ ए का मान 0 है। बच्चों जब 0 नहीं है तो ओनली एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन इसे अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, निरर्थक हल। निरर्थक हल, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि एक ही हल होगा, क्या होगा, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0। बस आपसे कोई बोल दे जाए कि एक होमोजेनियस इक्वेशन दे दी, ठीक है,
और उसके आव्यूह का उसके स्थानिक का मान 0 नहीं आया तो आप सीधा आंसर बोल दोगे यूनिक सॉल्यूशन है और एक ही आंसर है x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, यानी मूल एक ही मूल बिंदु जो कॉमन है एटलीस्ट खत्म माने। लेकिन बच्चों स्थानिक का मान 0 आ गया, स्थानिक का मान क्या आ गया 0 आ गया तब अब बच्चों अभी तक तो अपने बड़े दो केस होते हैं अनंत और कोई हल नहीं, ऐसे होता है ना, लेकिन कोई हल तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि मूल बिंदु तो हो ही होगा। तो इस वाले केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब मूल बिंदु x का मान 0 आएगा, साथ में प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा, साथ में क्या होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होगा। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट अनंत हल, कोई हल ऐसा होता है कोई हल नहीं, अनंत हल। अनंत हल में कितने केस, अनंत हल की ज्यामिति बनाएंगे तो वही हो सकता है दो समपाती हो तीसरा कट करे ऐसे, ठीक है, हो सकता है तीनों समपाती हो तभी भी अनंत हल आएंगे। और तीसरा केस कौन सा होगा कि तीनों ही समतल एक लाइन पे प्रतिच्छेद करके गुजरे ऐसे, समझ आया बच्चों? तो ये 3 केस, तो इसमें 3 केस होंगे। अब उसको अपन देख के करेंगे। तो ये हो गया अपने पास दूसरा मतलब समघातीय रैखिक समीकरण निकालकर होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक जगह था, फिर ये लास्ट खत्म मैट्रिक्स खत्म। चलो बच्चों आओ मेरे बच्चों, पंछी बनो उड़ता फिरूं नील गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओ हो अब बच्चों देखो एक लास्ट टॉपिक और अब वो अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे अपन बोलते हैं ईआरटी मेथड, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ईआरटी मेथड यानी प्रारंभिक पंक्तियों में रूपांतरण, हिंदी में अपन बोलते हैं प्रारंभिक पंक्तियों में रूपांतरण, ठीक है बच्चों। ईआरटी मेथड बच्चों क्या है, देखो अपन क्यों यूज में लेंगे इसको। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूज ऑफ ईआरटी मेथड, है ना। तो इसका यूजेज क्या है, यूजेज सबसे पहले तीन चरों व 3 समीकरणों का तीन चरों व 3 समीकरण निकायों का हल ज्ञात करना, निकायों का हल ज्ञात करना, जबकि उसका केवल अद्वितीय हल हो, ठीक है बच्चों। यानी जो 3 चरों व 3 रैखिक समीकरण, 3 चरों व 3 रैखिक समीकरण निकायों का जो अपने हल निकाला है वो हल क्रेमर नियम से निकाला है, गॉस जॉर्डन मेथड से निकाला है, ठीक है बच्चों। दोनों मेथड में अपन अलग अलग केस बता सकते हैं, अलग अलग ज्यामिति अनंत भी बता सकते हैं, कोई हल नहीं तब भी बता सकते हैं, यूनिक हल होगा तब भी बता सकते हैं। ईआरटी मेथड में केवल क्या होता है, ईआरटी मेथड में केवल तभी लगाएंगे जब उसका यूनिक सॉल्यूशन हो, तब वो x y z के मान भी अपन ईआरटी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चा सीबीएसई का जो देख रहा है वो देखना बच्चों
ईआरटी मेथड से किसी भी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम निकालना, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ए इनवर्स ज्ञात करना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई में कि ईआरटी में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज में लेते हुए अवयव का इनवर्स निकालो। तो बच्चों इनवर्स अपने आरबीएससी में नहीं है, जो बच्चे आरबीएससी के हैं उनमें तो है नहीं इनवर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना, लेकिन सीबीएसई में है। ठीक है, खैर कोई नहीं बच्चों, जेई वही का कुछ ऐसा इसमें है नहीं रोल, बस मैं इसको बता रहा हूँ, कोई बच्चे सीबीएसई का देख रहा हो तो या फिर आरबीएससी के, तो देखो नॉलेज तो लेनी ही चाहिए बच्चों। ठीक है, मेरा मानना तो है नॉलेज लो जितनी ज्यादा हो। ये यूजेज हो गया, कैसे अपन यूज करते हैं, अब होता क्या है वो चीज वो चेक करेंगे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, कोई मेरे पास अवयव ए है, वर्ग अवयव, ठीक है, ये 2 1 3 1 -1 3 4 3 2 ऐसा कोई अवयव। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैं ईआरटी मेथड लगाऊंगा, जिसका मतलब पहली स्टेप क्या, रो में कि पंक्ति को, किसी भी पंक्ति को, तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई of any row, we can multiply of any row by a number। पहला क्या है बच्चों कि वी कैन मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो बाय ए नंबर, यानी अपन किसी भी पंक्ति को किसी भी एक अशून्य नंबर से बाय ए नॉन जीरो नंबर ना। ठीक है बच्चों, यानी वी कैन मल्टीप्लाई ऑफ एनी रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी पंक्ति को एक अशून्य नंबर से गुना कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब करेंगे तो इसके जो अवयव बनेगा ना, जो दूसरा अवयव आ जाएगा भाई, जब 2 को अपन ने मान लो इस वाली पंक्ति को मैंने 3 से गुना कर दिया तो ये जाएगा 6 3 और 9। अब जो अवयव बनेगा वो b तो होगा नहीं, मतलब वो समान तो होगा नहीं, लेकिन वो कैसा होगा, समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब कि जब मैं ऐसा कुछ अरेंज करूंगा ए में, तो ए इक्वल नहीं होगा, ए इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, अब ए होगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, यानी समतुल्य मैट्रिक्स होगा बस। और वो करने पे बस समतुल्य मैट्रिक्स बनेगा, ये फर्क पड़ेगा, उसके सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज समझना। चलो दूसरा क्या हुआ, वी कैन इंटरचेंज of any two rows। अपन देखो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अवयव ए है, इस अवयव ए की कोई भी 2 पंक्ति को अपन इंटरचेंज कर देंगे। जब अपन इंटरचेंज कर देंगे तो अब जो अवयव बनेगा वो अवयव समान अवयव तो नहीं हुआ, लेकिन वो अवयव समतुल्य अवयव हुआ। अब गुरुजी, अब आप बोलोगे गुरुजी समतुल्य अवयव क्या होता है, अरे ऐसा अवयव जिनके सारणिक का मान समान हो, यानी ए का जो सारणिक होगा वो इससे बनने वाली जो समतुल्य अवयव होगा उसका जो सारणिक का मान होगा वो नेवर चेंज। ठीक है, ये सारणिक की प्रॉपर्टी के नियम भी बनते चले जाएंगे, और ये मैंने आई थिंक आपको डिस्कस कर भी चुका बच्चों, ये चीज है ना। तो इसको तीसरा पॉइंट क्या होगा कि किसी भी पंक्ति को अशून्य नंबर से गुना करके दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ सकते हैं। वी कैन ऐड any multiple of rows, we can add any multiple of rows with another rows। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपन किसी भी पंक्ति को अशून्य नंबर से गुणा करके, जैसे पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 3 है, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने k को मतलब r1 को k से गुणा कर दिया,
वेयर के नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, और गुना करके इसमें मैंने R2 में जोड़ दिया, यानी R2 को मैं लिख सकता हूँ R2 प्लस के R1। अब ये के दो के कैसे हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, 1/2 1/3 कैसे हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो वो अपन कर सकते हैं, वी कैन ऐड एनी मल्टीपल ऑफ रोज विथ अनदर रोज, ठीक है बच्चों। ऐसा करने पे भी सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आव्यूह चेंज हो जाएगा। उस आव्यूह को अपन समान आव्यूह नहीं बोलेंगे, उसको अपन समतुल्य आव्यूह बोलेंगे। तो ये 3 नियम लगेंगे आर्गेटिक मेथड बच्चों। चलो समझ में आ गया बच्चों ये, ठीक है बच्चों। अब ये सारणिक में पढ़ेंगे, ये सारणिक की स्टार्टिंग हो गई, ईआरटी मेथड से सारणिक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैं जो खत्म कर रहा हूँ ईआरटी मेथड पे, फिर इसके बाद सारणिक स्टार्ट करेंगे। वो नियम सारणिक में यही बनते चले जाएंगे कि किसी भी सारणिक में ऐसा कुछ करने पे सारणिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन करते हैं 3 चरों में 3 रैखिक समीकरण निकाय को हल कैसे ज्ञात करते हैं ईआरटी मेथड। और ईआरटी मेथड में ये 3 चीज है बच्चों। ये सारे मेथड या तो रोज में लगा लो या फिर कॉलम में लगा लो, ऐसे नहीं एक कॉलम दूसरी रोज। इसको ईआरटी भी बोलो चाहे ईसीटी भी बोलो, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कहीं भी अपन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन करेंगे इसमें ये कैसे करते हैं। वो करने से पहले बच्चों एक और आप चीज समझ लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको और समझो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों कि ऑगमेंटेड को अपन बोलते हैं बढ़ी हुई आव्यूह। ऑगमेंटेड को हिंदी में बोलते हैं बढ़ी हुई आव्यूह, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक आव्यूह ए दे रखी है, ये आव्यूह ए है, ठीक है। 2 1 3 1 -1 3 और 4 3 2 ये आव्यूह है। अब मुझे इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब मैं लिखूंगा तो इसका मतलब इसमें मैं कुछ एलिमेंट यानी कुछ रोज या कुछ कॉलम ऐड कर सकता हूँ, तो वो जाएगी इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। 2 1 3 1 -1 3 4 3 2, और यहाँ पे जैसे मैंने जोड़ दिया 3 1 2, तो ये हो गया इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी इस वाली मैट्रिक्स में एक मतलब एक्स्ट्रा कॉलम क्या हो गया, जुड़ गया, एक्स्ट्रा कॉलम जुड़ गया, तो इसे अपन बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। बच्चों समझ में आया ये चीजें, कोई दिक्कत है क्या। चलो अब अपन कर लेते हैं ईआरटी मेथड से पहले 3 चरों वाले 3 रैखिक समीकरण निकाल के हल ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर मेथड से रैखिक समीकरण निकाल के हल जो अपन करते हैं वो अपन देख लेते हैं किताब में से, ठीक है बच्चों। किताब में क्रेमर नियम से और आव्यूह नियम से है, लेकिन अपन इसको किस नियम से कर देंगे, ईआरटी मेथड से करके, और मान चेक करते हैं कि मान सही मानता है कि नहीं। जैसे बच्चों आपके पास 5.2 की विविध 5, जैसे विविध 5 का क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ये क्वेश्चन ले लेते हैं ना, 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 3, 2x माइनस y माइनस z इक्वल टू 2, माइनस x माइनस y प्लस z इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। इसको अपन को हल ज्ञात करना है आव्यूह से नहीं, ईआरटी मेथड से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो ईआरटी मेथड क्या बोलता है आपको, कैसे लगाना है ईआरटी मेथड। तो बच्चों ये क्वेश्चन से यार समझ लो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आव्यूह ए लिखो। तो आव्यूह ए कितना हो गया, 3 2 -1 1 -1 -1 1 -1 ठीक है बच्चों। और इसको ऑगमेंटेड बनाना है यानी बढ़ाना है मुझे, तो बढ़ाया तो बोलो कितने, 3 2 1 को भी ऐड कर देंगे, 3 2 1 ये लो, ठीक है। तो ये अपन ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख दिया बच्चों, आव्यूह ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी इसको बढ़ाना है मुझे, तो 3 2 1 इसके साथ लिख दिया। अब आओ बच्चों, अब क्या करना है अपन को बच्चों, अब मुझे इसको यानी इस वाले सेक्शन को मुझे या तो मैं क्या बनाऊं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊं,
या मैं फिर इसको बनाऊं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर मैं इसको बनाऊं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स यूजिंग ERT, यूजिंग ERT। यानी मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस वाले सेक्शन को, इस वाले भाग को या तो मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूं। ठीक है, ऐसे करना है। अब जो आपकी इच्छा हो वो कर लो। डायगोनल मैट्रिक्स में तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स का प्रेफर करूंगा, क्योंकि A इनवर्स भी मुझे निकालना है, तो A इनवर्स के लिए हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही बनाना है। क्या बनाओ? डायगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो, मुझे इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, ERT लगाना है, तो इस पंक्ति में ऐसा क्या क्या करूं मैं? तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में आप ये समझो कि यहाँ पे कुछ आएगा, फिर यहाँ 0 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, तब ये बनाना है मुझे। यानी पहले मुझे क्या करना है, पंक्ति R1 में इसको और इसको 0 करना है। ठीक है बच्चों, और पंक्ति R2 में किसको 0 करना है, इसको, इसको, पंक्ति R3 में। अब ERT के तीनों मेथड लगा के अपन इसको हल करेंगे। तो बच्चों देखो, मुझे पंक्ति R1 है 3, अब मुझे इन दोनों को 0 करना है। तो इन दोनों को 0 करना है, तो बोले क्या करूंगा मैं? बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, इसको गुणा कर लूं किसके साथ? इस पंक्ति को। तो इस पंक्ति को अपन कर लेंगे 1 बना लो इसको। तो इसको 1 बनाने के लिए, या इसको 3 बनाने के लिए, 3 बनाओ, तो इसको 3 बनाने के लिए आधा से पहले क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। जब आधा से गुणा करूंगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 3 से गुणा कर दो तो 3/2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बच्चों देखो, मैंने क्या करा, इस पंक्ति को, इस पंक्ति में इस वाले अवयव को 3 बनाना है, फिर 3 में से 3 घटा दूंगा तो 0 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको आधा से गुणा कर दिया, आधा से, इस पूरी पंक्ति को आधा से गुणा किया, फिर आधा से गुणा करके फिर उसको, मतलब आगे मानो मैंने 1.5 से गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया? 1.5 से। तो 1.5 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर 3 में से इसको घटा दूंगा। समझाया बच्चों? तो मैंने क्या करा, मैंने किया कि R2 में लगा दो ना, R2 में क्या कर रहा हूँ, R2 में 1.5R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, 1.5R2 माइनस R1। जब मैंने ये लगाया तो बोलो कैसे हो जाएगा ये? तो ये ऊपर वाला तो भी ऐसे कैसे रहेगा, 3 1 1, क्योंकि इसमें कोई चेंज कर रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा 3। तीसरे भी ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि तीसरे में कोई चेंज नहीं है, तो -1 1 और 1। चेंज क्या होगा? दूसरा। अब दूसरा चेंज जाएंगे तो बोलो ये कितना जाएगा? 0, है ना। फिर ये बोलो कितना जाएगा, तो इसको -1 को, तो ये जाएगा -3/2, फिर माइनस R1 कितना है? 1, तो -1.5 -1, तो ये जाएगा -5/2। 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसमें करेंगे, तो बोलो बच्चों इसमें करेंगे तो कितना जाएगा ये? -3/2 हो गया ये। इसको 3/2 से गुणा करेंगे तो -3/2, फिर -1, तो माइनस के, ये भी कितना जाएगा बच्चों? ये भी -5/2 हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इसमें बोलो 2 वाले में कितना जाएगा? तो ये जाएगा 0, ये कितना जाएगा? 0। अब गड़े में बच्चों, चलो अब ये तो हो गया अपने पास ये वाला 0। अब मुझे ये 0 ही बनाना है, तो अब ये 0 बनाना है तो बोलो क्या करूंगा बच्चों, इसको R3 में बोलो क्या करूं, 3 से गुणा कर दूं, 3 से R3 को गुणा करके और क्या कर दूं, जोड़ दूं किससे? R1 से। ठीक है तो अब ये करेंगे, अब ये वाले पहले नंबर की संख्या लगाई तो ये हो गया, दूसरी नंबर का भी लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? देखो अब तीसरी में लगा रहा हूं तो बाकी के दो तो ऐसे कैसे रहेगा? 3 1 1 3, और ये जाएगा 0 -5/2 -5/2 और 0। ठीक है, अब देखो इसको 3 से गुणा करें तो -3 + 3 जोड़ दिया तो 0 जाएगा। अच्छा इसको क्या करा आपने? 3 से गुणा किया तो -3 प्लस के तो -2 हो जाएगा। फिर ये कितना जाएगा? 3 + के 4, और ये बोलो कितना जाएगा? 3 + 3 तो 6। समझ में आया बच्चों? अब देखो अपन ने क्या कर लिए, ये 0 हो गए। अब मुझे क्या करना है? ये वाला 0 करना है। ठीक है बच्चों, अब ये भी 0 करना है, तो अब ये 0 करने के लिए क्या करूंगा मैं? किसमें से किसको? तो इसके रेस्पेक्ट में करूंगा मैं, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसमें से इसको क्या करूंगा?
जोड़ूंगा या घटाऊंगा? तो बोलो इसको गुना करो, इसको किससे गुना करूं? 5/2 से गुना कर दूं। इस पूरी पंक्ति को 5/2 से गुना करके फिर जोड़ दूंगा इसको, यानी R1 को 5/2 से गुना करूंगा R1 को, और किससे जोड़ दूं? R2 के साथ जोड़ दूं, तो अब ये 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो क्या हो जाएगा ये जो जाएगा बच्चों, ये डायगोनल बनाने की कोशिश करो इसलिए क्योंकि एक मस्त है। आप चाहो तो इसका यूटीएम निकालो, यूटीएम में तो बस केवल यही 0 करने पड़ेंगे, बाकी सब नॉन 0 रहेंगे, तो ये 3 0 करने पड़ेंगे। यानी यदि मैं इसका यूटीएम निकालूं, चलो अब यूटीएम ही निकाल लेता हूं, मैं केवल इसका ये 0 कर दूं तो ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका 0 करके देखो, -2 को 0 करेंगे तो इसके साथ 0 करेंगे, तो -2 में क्या करूं? तो -2 में गुना कर दो किसको? 5/2 के साथ, है ना? यानी 5/2 के साथ गुना किया किसको? R3 को। तो 5/2 के साथ R3 को गुना होगा तो -5 बचेगा नहीं। इसको अपन करेंगे -5/2 लाना है ना, तो -5/2 लाना है, यहाँ पे मुझे -5/2 लाना है। तो क्या करें? पहले तो मैंने इसको कर दिया 5/4 से गुना, 5/4 से करूंगा तो बच्चों ये -2 से 2 तो -5/2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? तो -5/2 से गुना कर दूंगा तो प्लस क्या जाएगा? तो बच्चों इसको मैं किससे गुना कर दूंगा? तो R3 को गुना करा मैंने किसके साथ? -5/4 के साथ गुना किया R3 को, और R2 के साथ जोड़ दिया। तो देखो बच्चों क्या आएगा? 3 1 1 3, है ना बच्चों? 0 -5/2 -5/2 और 0, अब ये जाएगा 0। बच्चों देखो इसको गुना करूंगा मैं, इसको गुना किया मतलब R3 के इसको -5/4 से, तो 0 को गुना करूंगा तो 0 ही रहेगा, और फिर इसमें जोड़ दिया ये, तो 0 में ये 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। फिर -2 है, -2 को गुना किया -5/4 के साथ तो ये आ गया +5/2, और ये -5/2 तो कितना हो जाएगा? 0। फिर इसी प्रकार बच्चों 4 को, तो देखो 4 से तो 4 कट गया, -5 होता, -5 को जोड़ा किसके साथ? -5/2 के साथ, -5/2 के साथ, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? -10 -5 तो -15/2, तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों? -15/2। और ऐसे 6 को करेंगे तो -5/4 इंटू 6 को जोड़ूंगा 0 के साथ, तो कितना जाएगा? ये इसको काट दो, 2 3, तो ये जाएगा -15/2, ठीक है बच्चों? तो -15/2 ये। अब बच्चों देखो अपन देखो ये कर लिया अपन ने, अब इसको क्या बना लिया? यूटीएम बना तो अपन डायगोनल रहे थे, लेकिन यूटीएम बना लो, यूटीएम बन गया तो यूटीएम बना लो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? 0 0, तो 0 0 हो गया। अब बच्चों देखो वही वापस से इसको बना लो, ये क्या हो गया था अपने आवी विधि में, इसको तो a होता था, फिर यहाँ क्या आएगा? x y z आता है, यानी ये अपने पास क्या है? लास्ट वाली वैल्यू z, तो इसको ये हो जाएगा -15/2 इंटू z इजिकल टू -15/2 के बराबर। ये तो मान ये x प्लस y और ये z के साथ, तो ये -15/2 से -15/2 बढ़ जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? z की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है बच्चों? अब इसी प्रकार अपन इसको कर लेंगे, तो बोलो इसको गुना किसके साथ करेंगे? y के साथ, तो -5/2 y, फिर -5/2 z इजिकल टू किसके बराबर? 0 के बराबर। अब z की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, तो 1 रख देंगे, तो -5/2 y -5/2 इजिकल टू 0, तो y की वैल्यू भी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई, y -5/2 हो जाएगा +5/2, तो y की वैल्यू -1 आ गई। x की वैल्यू, z की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई, ऐसे x की वैल्यू निकालो, तो बोलो x की वैल्यू कैसे निकालोगे? 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना आएगा? 3, तो 3x प्लस y की वैल्यू कितनी आई? -1 प्लस z की वैल्यू कितनी आई? 1 इक्वल टू 3, ये विषम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बच्चों कितना आंसर आया? 1 -1 4 1। ये किससे कर लेंगे अपन? एलिमेंट्री ERT मेथड से, इस प्रकार। अब बच्चों यदि देखो अपन डायगोनल में लगा लेते, आप मान लो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता,
सॉरी ये 4 ये 0 था, तो फिर ये 3 सीधा सीधा इसको x से गुना करके ये, इसको y से गुना करके ये, इसको z से गुना करके, इसके बाद आप आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन ने यूटीएम बना के कर लिया सीधे, ठीक है बच्चों। तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है क्या अपने पास। तो 11वां क्वेश्चन का दूसरा, ये 5 के 11वां क्वेश्चन का दूसरा, तो x का मान 1 आ गया, y का मान -1 आ गया, z का मान 1 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ERT मेथड से ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है A इनवर्स। क्या निकालना है बच्चों? A इनवर्स ERT मेथड से। तो ऐसे आपको करना है बच्चों, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा हो, यूटीएम बनाओ, एलटीएम बनाओ या डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, आप बना सकते हो ऐसे, है ना बच्चों। चलो बच्चों, A इनवर्स का भी बता देता हूं आपको कैसे आपको A इनवर्स निकालना है। तो इसके बाद आपको ये आपका थ्योरेटिकल पूरा खत्म मैट्रिक्स का, ठीक है बच्चों। अब देखो A इनवर्स कैसे निकालना है। तो बच्चों कोई आपने A आपको दे दी, जैसे 1 2 -1 3 2 2 4 5 6, ये आपको दे दी, ठीक है। और इसका सारणी का फिर का मान 0 नहीं है, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो अब इसका A इनवर्स निकालना है ERT मेथड से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले A को ले लो 1 3 4 2 2 5 -1 2 6, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कैसे बढ़ा के करना है, इकाई आगे जोड़ो, इसके साथ क्या जोड़ो, इकाई आगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जोड़ दिया। अब ये जोड़ने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना है कि इसको तो बनाओ इकाई आगे, यानी किस साइड को आपको इकाई बनाना है। तो ये 1 ऐसे कैसे, यहाँ 0 0 बनाना है, इसको आपको 0 बनाना है, 1 0 0 0 1 ऐसे बनाओ। तो ऐसे बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्री मेथड आप यूज में लोगे, 3 जो नियम है आपके पास, किसी पंक्ति में किसी से गुणा करो, किसी पंक्ति को किसी भी पंक्ति से इंटरचेंज करो, किसी पंक्ति को किसी भी अशून्य नंबर के साथ गुणा करके तीसरे रो कोई सी भी 2 रो से जोड़ो या घटाओ, जो भी करना है, ठीक है बच्चों। ऐसे करके मैंने इसको ऐसे लिया। अब यहाँ पे ये चैनल रहेंगे, यहाँ पे अब ये चैनल रहेंगे। तो आप ये करोगे, इसको बनाओगे, ऐसा करोगे, इसको ऐसे, तो ये चेंज हो जाएगा और यही फिर इसका हो जाएगा A इनवर्स। यही क्या जाएगा इसका A इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो आप इसको करके देख लेना, ये हो गया आपका खत्म, ठीक है बच्चों। अब अपन करते हैं सम कपल ऑफ क्वेश्चन जिन बच्चों को डाउट था सीट में और एक्सरसाइज 5 में। तो चलो बच्चों, चलो बच्चों अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इससे रिगार्डिंग। तो जैसे बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन एक, ठीक है बच्चों, ऐसे अपन जो क्रेमर नियम और आवी नियम करें ना, इसके बेसिस पे प्रूव करना है। तो सॉल्व, और इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस के 2y प्लस के 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस के 3y प्लस के 2z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस के 3y
प्लस के 4z इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अपन को हल करना है, चाहे आप क्रेमर नियम से करो चाहे आप आव्यूह नियम से करो। ठीक है बच्चों, किसी से भी आप करो, इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों इसको आंसर निकालने के लिए पहले आप चेक करो कि अद्वितीय हल आएंगे कि अनंत हल आएंगे कि कोई हल नहीं आएंगे। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले ए बना लो, आव्यूह नियम से करूं मैं तो ए डेल्टा और ए की बात है बच्चों। तो जैसे मुझे पहले मैं इसका आव्यूह बना लेता हूं बच्चों, आव्यूह नियम से कर लेते हैं। 1 2 3 2 3 3 3 2 4। ठीक है, तो ये तो गया ए, और x y z ये हो गया इसका x, और 1 2 1 ये हो गया इसका b। बच्चों ये a ये x और ये b आव्यूह नियम। अब बच्चों मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे सारणिक ऑफ ए निकालना है। तो सारणिक ऑफ ए क्या होता है बच्चों, कैसे निकालते हैं, ऐसे 1 लिखेंगे, फिर इसका C11, फिर 2 लिखेंगे, फिर इसका C12, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसका C13। सारणिक कैसे निकालते हैं, कोरस्पॉन्डिंग 1। C11 कैसे निकालेंगे, पहले M11 निकालो, तो 4 3 12। भाई इसका सेकंड कैसे निकालते हैं, मतलब उप सारणिक कैसे निकालेंगे, 4 3 12 माइनस के 6। फिर इसको गुणा करते हैं किसके साथ, चिन्ह के साथ। तो C11 देखो बच्चों, मैं इसको चलो ऐसे लेकर देता हूँ, मैंने आपको ये बोला था कि C11 यदि यहाँ पे क्या है, जोड़ सम है, लोअर सबस्क्रिप्ट पे जो भी वैल्यू है उसका जोड़ सम, यदि सम है तो उसके सेकंड का मान और उसके उपसारणिक का मान सेम होता है। लेकिन मान लो विषम है तो फिर माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस। तो ये C11 को अपन लिख सकते हैं M11 प्लस, अब ये क्या जाएगा माइनस, तो माइनस के 2 M12, फिर ये 3 और 1 4 तो सम है, तो 3 M12 ऐसे लिख दो। अब 1, अब इसका M11 निकालो, तो इसका उपसारणिक कैसे निकालते हैं, 4 3 12 माइनस के 6 माइनस के 2। M12 कैसे निकालेंगे, 4 दूनी का 8, मतलब 2 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, तो 2 जिस पंक्ति में आता है जिस स्तंभ में इसको छोड़ दो, बाकी सब 2 दूनी 4 दूनी का 8 माइनस 3 दूनी का 6 प्लस 3 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे, 3 दूनी का 6 माइनस 3 3 9। तो कितना आएगा बच्चों, 12 में से 6 गए तो 6, 8 में से 6 गए तो 2, 2 को माइनस 2 तो माइनस 4, और माइनस के 3 तो माइनस के 9। तो कितना आएगा, तो 6 में 4 गए तो 2 माइनस 9 तो माइनस के 7, यानी नॉट इक्वल टू 0। जब बच्चों अब देखो मैंने क्या बोला, यदि सारणिक ऑफ ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये लेके आएंगे। अब इसका इनवर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है बच्चों, इनवर्स। तो बच्चों बोर्ड में यदि आव्यूह नियम से पूछे, ध्यान से समझना बच्चों, बोर्ड में यदि आव्यूह नियम से पूछे तो a इनवर्स आप रफ में जाके सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो रफ में जाके a इनवर्स कैसे निकालोगे, तो वो सीधा शॉर्टकट मेथड बच्चों, a क्या लिखेंगे अपन, 1 2 3, फिर 2 3 2, फिर 3 3 4, ये देखो। फिर इसके बाद जो पंक्ति, ये स्तंभ को रिपीट कर दो, 2 स्तंभ को, 1 2 3 2 3 3 ऐसे कर दिया। फिर ऊपर की 2 पंक्तियों को वापस से रिपीट कर दो, 1 2 3 1 2 और 2 3 2 3 2 3 2 2 3। अब ये इसको और इसको हटा दो। अब बोलो बच्चों ये कितना गया, 4 3 12 माइनस के 6। ठीक है बच्चों, ये बोलो कितना गया, 3 3 9 माइनस के 8। ये बोलो कितना गया, 2 2 4 माइनस के 9। ऐसे बोलो बच्चों 3 2 का 6 माइनस के 8। ये बोलो 4 माइनस के 9। ये बोलो 3 2 6 माइनस 2। ठीक है बच्चों, ऐसे बोलो 3 2 का 6 माइनस के 9, 3 2 का 6 माइनस 3, 3 माइनस 4। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या जाता है अपने पास, c। तो c कितना आया, 12 में 6 गए तो 6, 9 में से 8 गए तो 1, 4 में से 9 गए तो माइनस 5। ठीक है बच्चों, ऐसे बोलो 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, 4 में से 9 गए तो माइनस 5, 6 में से 2 गए तो 4। फिर यहाँ बोलो 6 में से 9 गए तो माइनस 3, 6 में से 3 गए तो 3, 3 में से 4 गए तो माइनस 1। तो ये हो गया c। अब मुझे निकालना है इसका ct। तो ct कितना जाएगा, ये जाएगा 6 माइनस के 2 माइनस के 3, 1 माइनस के 5 3 और माइनस के 5 4 माइनस 1। बच्चों देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में आएगा कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर। तो उसके लिए आप a इनवर्स मत निकालो इतना, आप तो रफ में जाके इनवर्स निकाल के यहाँ सीधा रखो।
ठीक है बच्चों, तो बोलो ए इनवर्स रखोगे तो कितना आ गया, तो ये अपने पास ct मतलब एडीजे आ गया। अब एडीजे में सारणिक ऑफ ए का मान लगा देंगे, यानी -7 से गुना कर देंगे इसको, तो x कितना जाएगा -1/7। ठीक है बच्चों, ये ना इसका देखो कैसे लेते हैं, ए इनवर्स लेंगे एडीजे ए बटे सारणिक ऑफ ए, तो सारणिक ऑफ ए का मान कितना है -7 और एडीजे कितना है ये, तो कितना जाएगा ये 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1, इसको गुणा करेंगे b के साथ, b कितना है 1 to 1। ठीक है बच्चों, अब बोलो x -1/7। अब बच्चों देखो ये तो है 3/3 का और ये 3/1 का, तो ये समान हो गए, अनुकूल हो गए, गुणा कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं करोगे 3/1 का ऑर्डर बनेगा, यानी अपन 6 को गुणा करेंगे इसको, तो 6 1 फिर प्लस के 2 माइनस के 5, फिर ऐसे -2 को इसको करेंगे -2 माइनस के 10 प्लस के 4, फिर माइनस के 3 प्लस के 6 माइनस के 1। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ जाएगा। और x क्या होता है, x y z, तो x का मान y का मान z का मान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन ये पहला ऐसा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। क्रेमर नियम से करेंगे तो क्या डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा में भाग लगा देंगे, डेल्टा 1 में भाग लगा देंगे डेल्टा का। ठीक है आगे बच्चों, चलो अब अपन करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आओ अब बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन, अच्छा अब आपको दे दिया होमोजीनियस। ठीक है बच्चों, आपको दे दिया 2x प्लस के 3y माइनस के 3z इक्वल टू 0, 3x माइनस के 3y प्लस के z इक्वल टू 0, 3x माइनस के 2y माइनस के 3z इक्वल टू 0। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, अब आपसे बोला जाएगा बताओ इसके हल ज्ञात करो। तो जब बच्चों हल ज्ञात करने होमोजीनियस है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है या ट्रिवियल प्लस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो यदि सारणिक को इसके सारणिक का मान 0 आ गया, 0 नहीं आया तब तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और 0 आया तो ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल भी आएगा। तो पहले अपन सारणिक का फिर निकालो, पहले आप लोग 1 2 2 3 3 3 -3 -2 -3 2 सॉरी -3 1 है ना, और -3। अब इसे सारणिक का मान निकालो, तो सारणिक का मान से 2 m11 फिर प्लस 3 माइनस के m12 माइनस के साथ लिखेंगे इसको, प्लस -3 और m13 ऐसे निकालते बच्चों। तो 2 m11 निकालो, तो कैसे निकालेंगे, -3 तो 9 -2 को इसमें बनाएंगे तो माइनस के 2, तो माइनस प्लस के 2 प्लस 3, अब ये माइनस है ना तो इसको यहाँ लगा दो, m12 निकालो, इसका m12 तो 3 का -3 तो -9 -3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस -3 m13 निकालो, माइनस के 6 फिर माइनस के 9 तो प्लस के 9, तो कितना आ गया बच्चों, 9 तो 11 2 22, फिर माइनस के 12 माइनस के 3 प्लस के 36। ठीक है बच्चों, और ये कितना है 9 में से 6 3, तो 3 को -3 तो माइनस के 9, तो बच्चों नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ गया इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओनली है ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी x का मान 0 y का मान 0 और z का मान 0, ये ही इसका आंसर सुना है बच्चों। और यदि ये 0 हो जाता तब फिर इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट फिर उसके लिए अपन चेक करते हैं। चलो एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, आपको दे दिया x प्लस के 3y माइनस के 2z इज इक्वल टू 0, फिर एक आपको दे दिया 2x माइनस के y प्लस के 4z इज इक्वल टू 0, और एक आपको दे दिया x माइनस के 11y प्लस के 14z इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आज से बोला गया बताओ इसके हल ज्ञात करो। तो जब इसके हल अपन को हल ज्ञात करना है तो वही a निकालो, पहले सारणिक ऑफ a निकालो, पहले a निकालो ना,
चलो सामने को फिर लिख दो इसका, तो क्या रहेगा 1 2 1 3 -1 -11 माइनस के 2 4 और 14 ये आ गया बच्चों। तो बोलो इसके सामने का मान निकालना 1, इसको बना रहेंगे माइनस के 14, फिर माइनस लगा -11 तो प्लस के 44। ठीक है बच्चों, फिर माइनस के 3, इसको माइनस कर लो तो 28 -4, फिर माइनस के 2, इसको बना करो माइनस के 22, माइनस लगाओ -1 यानी प्लस के। तो कितना हुआ बच्चों ये 14 में से 44 है तो 30, फिर 28 में 4 गए तो 24, 48 72 माइनस के 72 और माइनस के 22 में से 1 गए -21 को 2 से -2 के साथ करेंगे तो प्लस के 42। तो बच्चों कितना आ गया 72 माइनस के 72। ओ हो बच्चों क्या आ गया 0, सामने का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब जब सामने का मान 0 आता है तो ट्रिवियल भी आएगा और नॉन ट्रिवियल भी आएगा, ट्रिवियल भी और नॉन ट्रिवियल भी। तो बच्चों हम नॉन ट्रिवियल निकालना है, तो नॉन ट्रिवियल निकालने के लिए देखो कितने केस चेक करो, क्या ये संपाती है क्या, देखो चेक करो, इसका रेशियो तो आ गया 1/2 और इनका रेशियो आ गया -3, तो ये दोनों समांतर नहीं है, समांतर नहीं तो संपाती नहीं हो सकती, तो पहला ही केस फेल हो गया। इन दोनों का देखो, इन दोनों का अनुपात चेक करो तो ये 2 और ये 1/11 नहीं, और इन दोनों का चेक करो नहीं, तो इसका ना ये संपाती है ना ये समांतर है। और जो संपाती तो कब होगा जब तीनों ही बराबर, तीनों रेशियो, तो तीनों रेशियो पे तो आ ही नहीं रहा, समझ। तो इसका एक ही केस होगा, कौन सा वाला केस होगा, जब तीनों प्लेन क्या हो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करें, ये तो ये वाला केस बनेगा बच्चों। ठीक है, ये वाला केस बनेगा। वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर लेना, इसको लैम्डा से गुणा करना है, इसको म्यू के साथ गुणा करना और वेरीफाई कर लेना, बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब ये वाला मान अनंत हलाएंगे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, तो इस वाले क्वेश्चन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखो, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक को टी मान लो। ठीक है, तो जेड को मैंने टी मान लिया, तो माना जेड बराबर टी, तो ऊपर के दो कितने हो गए x प्लस के 3y माइनस के 2t इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया 2x माइनस के y प्लस के 4t इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करके घटा दो तो y का मान t के रूप में जाएगा, तो y का मान किसके रूप में आएगा t के रूप में, और ऐसे ही z का मान भी किसके रूप में जाएगा, z का मान t आ गया, x का मान भी t के रूप में। आंसर समझ आया बच्चों, तो अनंत हल निकालना है तो ऐसे अनंत हल आ जाएंगे, z का मान t आ जाएगा, x का और y का मान भी t के रूप में कुछ आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ बच्चों के सीट के क्वेश्चन थे, डाउट थे, तो वो क्वेश्चन अपन करते हैं बच्चों। बच्चों के डाउट थे सीट के क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों, देखो सीट जो अपनी सीट है एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 लगाना बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसको आप पहले आप देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे रखा है कि तीनों समीकरण अशून्य हल है, अशून्य हल होंगे, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा उसका। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सारणिक, उसके सारणिक का मान 0 होगा, तो बच्चों आप सारणिक निकाल लेना, इसके सारणिक का मान जो आएगा अब उसमें ऑप्शन से चेक कर लेना, a प्लस बी रख के चेक कर लेना, a प्लस 2b रख के चेक कर लेना, 2a प्लस b रख के चेक कर लेना, a प्लस 4b रख के चेक कर लेना, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे करना है आपको क्वेश्चन नंबर 28 को, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है बच्चों, अब बच्चों का डाउट था एक, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 में एक से सही विकल्प, तो बच्चों ये तो आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस थिंग का भी क्वेश्चन नंबर 11 है, AAT और ATA क्या होते हैं, हमेशा सम्मित होते हैं। ये तो बच्चों AAT और AT क्या होता है, हमेशा सम्मित होता है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें तो ऑप्शन नंबर A और C इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपको आव्यूह A है, इस आव्यूह को आप जब सारणिक निकालोगे तो मान 0 आएगा, जब मान 0 आएगा तो ये कैसा आव्यूह जाएगा, शून्य भावी आव्यूह। शून्य भावी आव्यूह का हमेशा क्या होता है, सारणिक और A का मान 0 होता है। और बच्चों देखो एक आइडेम्पोटेंट होता है, आइडेम्पोटेंट में आइडेम्पोटेंट यानी वर्गसम आव्यूह, वर्गसम आव्यूह भी बच्चों क्या होता है, अच्छा शून्य भावी आव्यूह की कंडीशन होती है
a पे घात m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वर्गसम आव्यूह क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। बच्चों वर्गसम आव्यूह के सारणी का मान भी 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है बच्चों। जब 0 इसमें 0 कब होगा, तो इसमें यदि 0 होगा तो a इसका बराबर a होगा, लेकिन इसमें a इसका बराबर a नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, तो इसका मतलब वो शून्य भावी आव्यूह होगा। बच्चों सारणी का मान 0 शून्य भावी आव्यूह का भी होता है और वर्गसम आव्यूह का भी होता है। यदि ये वर्गसम आव्यूह है तो a इसका बराबर a होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, इसका मतलब तो शून्य भावी आव्यूह। आगे में बच्चों खत्म कहानी। फिर उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बी एक वर्गसम मैट्रिक्स है, वर्गसम मैट्रिक्स का मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो और ए इक्वल टू आई माइनस बी है ना बच्चों। अब आपको कंडीशन चेक करनी है क्या, तो बच्चों कंडीशन चेक पहले ऑप्शन से चेक करो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए इसका बराबर ए, तो ए कितना है ये, ठीक है बच्चों। इसका स्क्वायर कर दो, तो आई माइनस बी का क्या कर दो अपन, स्क्वायर कर दो, चेक करेंगे क्या आएगा, तो कितना जाएगा आई स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होगा बच्चों, यानी ये होगा माइनस आई बी माइनस बी आई। तो बच्चों किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह से गुणा करो, चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो, समान मान होता है, यानी आई बी या बी आई की वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया माइनस के 2ab। बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी, क्योंकि बी कैसा आ गया वर्गसम आ गया, बी स्क्वायर बी दे रखा है माइनस के 2ib, तो आई बी को बी हो जाएगा तो 2b हो जाएगा। बच्चों आई प्लस के आई प्लस माइनस, तो माइनस के बी हो जाएगा, आई माइनस बी किसके बराबर, ए के बराबर, तो ये क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है क्या बच्चों, नहीं, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ रहा है क्या, नहीं, आई माइनस बी आ रहा है, तो नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सी देखो, सी क्या है, ए बी इक्वल टू 0, तो ए बी की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, आई माइनस के बी और बी, बच्चों क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो आई बी माइनस के बी स्क्वायर, आई भी होता है बी माइनस बी स्क्वायर, बी से बी, तो 0 आ गया, तो इज द राइट आंसर। तो ए और सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 39 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है बच्चों कि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत है। तो बच्चों गलत देखो, ए विकर्ण आव्यूह है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मैं पहले ही बता चुका, ठीक है बच्चों। दूसरा बी क्या है, ए एक सममित मैट्रिक्स है, बच्चों ए टी यदि सममित है तो ए इनवर्स भी क्या होगा, सममित होगा। कैसे, देखो बच्चों मैंने आपको बताया, देखो ए टी सममित है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी सममित की कंडीशन होती है। अब बच्चों देखो ए इनवर्स का सममित निकालो, चाहे ए टी का इनवर्स निकालो, ये मैं आपको सिखा चुका पहले ही, ठीक है बच्चों। ए टी क्या होता है बोलो, ए टी ए के बराबर है, तो ए इनवर्स, तो किसी भी इनवर्स का सममित इनवर्स हो जाता, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी कैसे आ गया, सममित आ गया। नहीं समझ में आया बच्चों, आ गया ना ये चीजें, चलो। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, तो ये गलत पूछ रहा है तो बी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी देखो, सी क्या कर रहा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर, यदि ए वर्गसम, अब देखो वर्गसम मैट्रिक्स में जरूर सारणी का मान 0 भी आता है, सारणी का मान 0 भी नहीं आता, 1 आता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि ए वर्गसम मैट्रिक्स, इसने बोला है कि ए इनवर्स बराबर ए इंप्लाइज, इसका मतलब ये कि ए वर्गसम मैट्रिक्स है। वर्गसम मैट्रिक्स होती है क्या, नहीं वर्गसम मैट्रिक्स के तो सारणी का मान 0 भी होता है, सुना है बच्चों। तो सारणी का मान 0 हो गया तो इसका मतलब उसका व्युत्क्रम पॉसिबल ही नहीं है, तो ए इनवर्स संभव ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अपन ये नहीं कह सकते कि ए इनवर्स बराबर ए 100% ए वर्गसम मैट्रिक्स हो तभी सही है। वर्गसम मैट्रिक्स के सारणी का मान 0 भी तो हो सकता है बच्चों, तो उस वाले केस में फेल हो जाएगा। सारणी का मान 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये गलत आंसर। तीसरा लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, ए इनवर्स बराबर ए अंतर्वलीन मैट्रिक्स, अंतर्वलीन आव्यूह क्या होती है बच्चों, जिसके सारणी का मान -1 और +1 होता हो, तो सारणी का मान 0 तो कभी होगा ही नहीं, तो ये 100% ट्रू है, तो ये सही है। तो आपसे तो गलत वाला आंसर पूछा है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स का खेल खत्म।
अब बच्चों आपकी 5th एक्सरसाइज रह गई, 5th एक्सरसाइज ये क्वेश्चन रह गए, तो वो मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन करके सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड डे।